दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी की बहुत मायने में कहें तो राजनीतिक आबरू बचा कर रखी हुई। आखिर बीजेपी के अंदर कौन सा ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा है, कौन सी ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां विद्यमान है जिसे अगले एक डेढ़ महीने तक दबा कर रखा जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो गया है। लेकिन क्या एक डेढ़ महीने के बाद यानी 15 नवंबर तक, जैसा कि उम्मीद है बिहार चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑपरेशन होने की गुंजाइश जो बढ़ती जा रही है, क्या वो सब एक झटके में होगा? क्या सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कई मुख्यमंत्रियों को बदल सकती है? दरअसल अभी देश की राजनीति जो चल रही है, जिस तरह का सामाजिक परिवर्तन भारत के अंदर, राजनीतिक सोच के अंदर उत्तर भारत और हिंदी पट्टी में दिखाई दे रहा है, उस हिंदी पट्टी में दिखाई दे रहा है जिस हिंदी पट्टी की सियासत भारतीय जनता पार्टी करती रही है, तो ये स्वतः ही इसे देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के पास अब बड़े फैसले करने का वक्त आ चुका है। लेकिन कुछ तो ऐसी सियासी मजबूरियां हैं कि बिहार में जहां प्रशांत किशोर ने पूरी बीजेपी की स्टेट लीडरशिप को राजनीतिक तौर पर कहें तो मूर्छित करके छोड़ दिया है, उसके बाद अब चुनाव के पहले बीजेपी ये रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। आखिर क्या कारण है कि डेढ़ सालों से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता जा रहा है और जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन मिलता जा रहा है? आखिर क्या कारण है कि जाति गणना को भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त स्वीकार किया जब पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की बुनियाद रखी जा रही थी? उस वक्त जाति गणना की मांग को आनंद फानंद में स्वीकार कर लोगों का ध्यान बटाने की जो कोशिश थी, उसके पीछे कौन सी राजनीतिक हड़बड़ी थी? सभी जानते हैं कि राजनीतिक हड़बड़ी क्या थी। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे ये सवाल दिल्ली की सत्ता के अस्तित्व के लिए जरूरी बना हुआ है, उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति के सहारे दिल्ली की सत्ता का भविष्य तय होना है। लेकिन यदि दिल्ली की सत्ता का भविष्य तय करने की भूमिका में कई बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा का अध्यक्ष पद आ रहा है, तो जरा चेन ऑफ इवेंट्स पर ध्यान दीजिए। जो लगातार परिस्थितियां एक एक कर जो घटनाक्रम बनते जा रहे हैं, वो अनायास है, वो संयोग है या प्रयोग है? उसके पीछे कोई सह और मात का खेल है या यूं ही चलता जा रहा है? एक एक कर मैं आपको बताता हूं। लोकसभा चुनाव के समय संविधान बचाओ के नैरेटिव ने भारतीय जनता पार्टी को महज 10 सालों के भीतर 71 से 33 पर आने का रास्ता तय कर दिया। 71 सीटें 2014 में और 33 सीटें 2024 में। दिल्ली में 272 यानी बहुमत का आंकड़ा अगर बीजेपी का पूरा नहीं हुआ, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अपनी 60% सीटें सीधे सीधे गंवा देना इसका बहुत बड़ा कारण था। तो क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाएगा? मैं जिस चेन ऑफ इवेंट्स की बात कर रहा हूं, जिस घटनाक्रम के क्रमवार घटनाक्रम की बात कर रहा हूं, उसमें एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए, दूसरी तरफ राहुल गांधी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना का मुद्दा, तीसरी तरफ सामाजिक न्याय की लड़ाई का संविधान बचाओ की लड़ाई के साथ जुड़ जाना। और जब ये दोनों राजनीतिक लड़ाई एक साथ आकर जुड़ जाती है, तो आरक्षण बचाने की बातें तो बिना बुलाए बिना मांगे इसके साथ अपने आप जुड़ जाती है। एक तरफ वो परिस्थितियां, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भाजपा आलाकमान के द्वारा समर्थित गुट की राजीव प्रताप रूडी के हाथों हार के बाद जो राजीव प्रताप रूडी बिहार में राजपूतों के बीच राणा सांगा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या वो राणा सांगा यात्रा चुनाव के समय हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी ने यूं ही निकालने का परमिशन दे दिया है? तीसरी परिस्थिति, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारत समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने एक चिट्ठी लिखी है, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को लिखी है, और कहीं ना कहीं उस चिट्ठी में ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण की बात की गई है। अब जरा सोचिए, चिट्ठी लिखे ओम प्रकाश राजभर, सीबीआई और ईडी के दौर में भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोगी दल का 4-5 विधायकों की पार्टी का नेता यदि एक दूसरी सहयोगी दल की पार्टी, जिसके ऊपर कहा जाता है कि हिंदुत्व की राजनीति के विभाजन की बुनियाद ही जाति की राजनीति से पड़ती है, तो जातीय राजनीति की एक दूसरी
दूसरे मजबूत स्तंभ को चिट्ठी लिखता हुआ नजर आए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की मर्जी के बिना यह हो रहा है? जांच एजेंसियों के साए में चलने वाले मौजूदा लोकतंत्र में क्या यह इतना आसान है कि कोई नेता जो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है, सरकार के साथ सत्ता की मलाई उसके हाथ आ रही है, क्या वो नेता इस तरह की चिट्ठी, बिहार चुनाव जहां जाति गणना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस तरह की चिट्ठी कोई राजनेता लिख देगा? ये संयोग नहीं है, ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि एक तरफ सांगा यात्रा बिहार में निकल रही है, वो भी बीजेपी की चुनावी हिंदुत्व को कहीं ना कहीं डेंट कर रही है। दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण के सब क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के लिए, उप वर्गीकरण के लिए उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, राज्य में राघवेंद्र सिंह कमेटी और राष्ट्रीय स्तर पर रोहिणी कमेटी को मांग कर को की सिफारिशों को लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा। और इन सब के बीच जब बिहार जैसे चुनावी राज्य में पूरी बीजेपी की स्टेट लीडरशिप, जिसमें विधानमंडल दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, दो दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक साथ सवालों के घेरे में आ जाए, 10वीं कब पास किए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कैबिनेट के डिप्टी सीएम नहीं बता पाए, ऑन कैमरा नहीं बता पाए कि किस साल 10वीं पास किए, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हालत है। मैं, हमारे कैमरामैन, हमारी एडिटर की टीम और हमारे पूरे दर्शक जो हमारे चैनल के परिवार हैं, उन सब में से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसे अपने 10वीं का साल याद नहीं होगा कि उसने मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा कब पास की थी। लेकिन बीजेपी के अंदर यह स्थिति है कि डिप्टी सीएम नहीं बता पा रहे हैं। एक ऐसे राज्य में भाजपा की तरफ से बनाए गए डिप्टी सीएम नहीं बता पा रहे, जिस राज्य के बारे में 2014 में खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका गृह राज्य यानी गुजरात लक्ष्मी को वरीयता देता है, लेकिन बिहार सरस्वती को प्राथमिकता देता है। तो जो राज्य सरस्वती को प्राथमिकता देता है, उस राज्य का डिप्टी सीएम के 10वीं की मार्कशीट, 10वीं कब पास की, ये सवालों के घेरे में हो, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कैसे सवालों के घेरे में नहीं होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है, सर्वविदित है। अब दरअसल बीजेपी के अंदर किस तरह के बदलाव अपेक्षित हैं और किस तरह से उसके पहले चालें चलनी शुरू हो गई है, वो जरा देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले ये चर्चा काफी तेज थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है लोकसभा के बाद, लेकिन सभी ने देखा कि अचानक गुजरात में भाजपा नेता पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद पूरे देश में एक राजपूतों का भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनने वाली परिस्थितियां पैदा हो गई। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का टिकट कटना, राजस्थान में राजपूतों को क्या आंदोलन शुरू होना, गुजरात में राजपूत संगठनों का खड़ा हो जाना और उत्तर प्रदेश के राजपूत समाज से आने वाले मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं उसके राजनीतिक भविष्य के ऊपर संकट के बादल दिखाई देना। क्या हुआ? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें गंवानी पड़ी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक तिहाई यानी कि 17 में से 5 सीटें गंवाकर 12 पर आकर टिकना पड़ा। और इन तीनों राज्यों ने, यहां तक कि हरियाणा में भी जहां राजपूत आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हाफ होते देर नहीं लगी। तब सवाल ये उठता है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर आकर खड़ी हो गई, महाराष्ट्र से आने वाले एकनाथ शिंदे की बैसाखी पर आकर खड़ी हो गई। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का रास्ता दिखने लगा। लेकिन यूपी ने डेंट लगा दिया था। डेंट कैसे लगाया था? सामाजिक न्याय की राजनीति के फॉर्मेट में लगाया था। और जब उस फॉर्मेट में, उस परिस्थिति में, उस प्रारूप में जाकर के जब डेंट लगाया बीजेपी में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाए, बरकरार रखा जाए योगी आदित्यनाथ को, या हटा दिया जाए, ये सवाल बीजेपी के अंदर 2027 के यूपी के चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब बीजेपी की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को यदि पद से हटाती है, किसी पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग को सत्ता देती है, तो स्वाभाविक है कि राजपूतों की नाराजगी यूपी में ही नहीं पूरे देश में बढ़ेगी। यदि योगी आदित्यनाथ को बरकरार रखती है, तो तय मानिए कि उत्तर प्रदेश की सत्ता लोकसभा विधानसभा चुनाव में जाना कोई चमत्कार ही उत्तर प्रदेश की सरकार को बचा सकता है। और लोकतंत्र में ऐसे चमत्कार अक्सर होते नहीं है। जनमत अभी जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, सांप्रदायिकता की जगह जाति की राजनीति अपनी जगह बनाती जा रही है, उसमें योगी आदित्यनाथ की वापसी, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा की वापसी
संभव नहीं है। तो क्या योगी आदित्यनाथ सत्ता बचाने के लिए या उनके समर्थक उनकी सहमति से या बगैर उनकी सहमति के चुपचाप बैठे हुए हैं? मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं बिहार पर, जहां भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। बिहार में राजपूत जाति से आने वाले भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने राणा सांगा यात्रा निकाल दी। आखिर भोजपुरी गायक और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को ज्वाइन कराने की जरूरत क्यों पड़ी? आरके सिंह क्यों बोलने लगे? और इन सब के बीच पिछड़ा भी साथ नहीं आए, राजपूत भी साथ छोड़ते चले जाएं, तो कब तक भारतीय जनता पार्टी पर ब्राह्मण बनिया पार्टी का लेबल लगा रहेगा? और कब तक भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनिया समाज बचा कर रखता रहेगा? इस बात को हिंदी पट्टी की राजनीति को समझने वाले लोग बखूबी जानते हैं। यानी बिहार चुनाव के बाद बीजेपी को एक फैसला लेना होगा। योगी आदित्यनाथ के साथ जाना है या योगी आदित्यनाथ के बगैर नए मुख्यमंत्री के साथ जाना है। अब ओम प्रकाश राजभर वाली चिट्ठी पर आते हैं कि हो क्या रहा है। सामाजिक ताने बाने को समझने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि रोहिणी कमीशन की जरूरत केंद्र में या राघवेंद्र सिंह कमीशन की जरूरत उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर, उसके उपवर्गीकरण सब क्लासिफिकेशन के मुद्दे पर सलाह देने के लिए क्यों पड़ी थी। तो इस तरह की कमीशन की जरूरत केंद्र और राज्य स्तर पर इसलिए पड़ी थी कि एक आरोप लग रहा था, एक परिस्थितियां बताई जा रही थी कि ओबीसी वर्ग में कुछ खास समुदायों के लोग आरक्षण का पूरा या लगभग 80-90% लाभ ले रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी आबादी उस लाभ से वंचित है। अनुप्रिया पटेल उस समाज से आती है जिस समाज के ऊपर आरोप है कि आरक्षण, आरोप नहीं है मतलब एक डेटा की बात आती है कि इस समाज को आरक्षण का 27% ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। और अनुप्रिया पटेल को चिट्ठी लिख रहे हैं या लिखवाई जा रही है ओम प्रकाश राजभर से, जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो क्या यूपी में, जहां कर्पूरी फॉर्मूले की तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है ओबीसी वर्ग के उपवर्गीकरण का, वहां पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा किया जा रहा है? सभी जानते हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी यदि 33 सीटों तक पहुंचने में भी कामयाब हुई है, उसमें अति पिछड़ा वर्ग ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। दबंग पिछड़े वर्ग ने उनका साथ छोड़ दिया था। यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य के बीच की सामाजिक दूरी लोकसभा चुनाव में मिट चुकी थी। दलितों का एक ठीक ठाक सेक्शन कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करके कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव के गठबंधन की तरफ मुड़ चुका था और उसने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व को तार तार कर दिया। अब इस तरह की चिट्ठी लिखवाने के पीछे या लिखे जाने के पीछे का राजनीतिक मर्म समझने में मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल यह है कि इस तरह की चिट्ठी बिहार चुनाव के पहले क्यों लिखवाई गई? एक ऐसे राज्य के चुनाव के पीछे जिस राज्य में कास्ट फैक्टर टिकट देने से लेकर सांगठनिक नियुक्तियों तक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसके पहले ऐसी चिट्ठी क्यों लिखवाई गई? तो इसके मर्म भी आसानी से समझे जा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर क्यों बदले। अभी पिछले वर्ष यानी तकरीबन 10 महीने पहले 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ये कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जिस दिन बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। अब भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने से बीजेपी पीछे क्यों हट गई? अब इस तरह के बयान क्यों नहीं आ रहे? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इससे किनारा कर लिया? क्योंकि साफ साफ दिखने लगा था कि नीतीश कुमार यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, जनवरी 2024 में जब दोबारा वापस आए थे, यूं कहें तिबारा वापस आए थे भाजपा के साथ, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक होमवर्क करके आए थे। वो राजनीतिक होमवर्क क्या था? वो राजनीतिक होमवर्क था बिहार में कास्ट सर्वे करा देना, जाति गणना करा देना। जाति गणना कराने के बाद बिहार में अगड़ा पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित की राजनीति काफी हद तक कमजोर पड़ गई। हिंदुत्व की राजनीति तो उसके पहले कमजोर पड़ गई, बल्कि बिहार की राजनीति अब 150-200 खांचों में जाकर के शिफ्ट हो गई, जहां हर कोई जाति की बात कर रहा है। ये परिस्थितियां नीतीश कुमार ने बनाई अक्टूबर 2023 में, और महज 2.5 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिया। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर बेहोश कर दिया, मूर्छित कर दिया, और उसके बाद पानी का छींटा मारकर होश में लाने की कोशिश करने के लिए उसके साथ खड़े हो गए। यही राजनीति है। इसी को राजनीति शास्त्र के लोग मैकियावेलियन पॉलिटिक्स कहें या जो भी कहें, इसी को राजनीति कहते हैं।
इस राजनीति को करने के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हो चला कि न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरण को साधना होगा। नरेंद्र मोदी ब्रांड की भी अब बहुत अहमियत नहीं है, क्योंकि ब्रांड नरेंद्र मोदी भी अब कहीं ना कहीं किसी खास जाति के खांचे में ही फिट होता जा रहा है। उससे ऊपर उसकी राजनीतिक अपील दिखाई नहीं दे रही। आप बिहार में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, अगर हिंदुत्व की ही बात करें, योगी आदित्यनाथ यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक बोझ है, तो योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल एसेट भी है, यानी राजनीतिक तौर पर एक पूंजी भी है। और हिंदुत्व की लाइन पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा ब्रांड, भले ही हिंदुत्व का ब्रांड अब राजनीतिक तौर पर निस्तेज होता जा रहा है, लेकिन हिंदुत्व की लाइन पर ज्यादा बड़ा ब्रांड योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। मोदी के गुजरात मॉडल पर योगी का बुलडोजर मॉडल, चाहे वो मॉडल जितना भी विवादास्पद हो, चाहे उसके ऊपर न्यायालय की जितनी प्रतिकूल टिप्पणियां हो, लेकिन हकीकत यही है कि बुलडोजर मॉडल भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के लिए मोदी मॉडल से ज्यादा बड़ा मॉडल हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ को हटाने के भी खतरे हैं, बनाए रखने के खतरे तो उससे भी ज्यादा बड़े। सवाल यह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव क्यों रुका हुआ है? अगर योगी आदित्यनाथ को बिहार चुनाव के बाद हटाया जाता है, तो क्या योगी आदित्यनाथ की बिरादरी से ही किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? या राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की बात है तो वहां किसी राजपूत को मुख्यमंत्री बनाकर एडजस्ट किया जाएगा? उत्तर प्रदेश को पिछड़े या दलित वर्ग के हाथ में दे करके राजस्थान में एक खेल तो नहीं होगा। इन सब कामों के लिए बिहार चुनाव तक इसको रोका क्यों जा रहा है? सभी जानते हैं कि अगर बिहार चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को हटा दिया गया, तो तय मानिए गोरखपुर से बिहार की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। योगी आदित्यनाथ को बिहार चुनाव के पहले यदि भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ने की कोशिश की होती, तो भाजपा बिहार में 20 विधानसभा सीटों तक की दावेदार नहीं बचती। 20 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में असंभव हो जाती, ये हालात बन जाते भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इस हालात में बिहार चुनाव तक तो योगी आदित्यनाथ को रखना होगा, लेकिन तय मानिए कि बिहार के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं करने जा रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यदि आएंगे तो ब्रांड हिंदुत्व वो बिहार के चुनाव में लाए या ना लाए, बिहार के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को भाजपा वाली सीटों पर एक बड़ी गोलबंदी की बुनियाद जरूर रखने की गुंजाइश दिखाई दे रही है कि विपक्ष कहीं ऐसा ना हो कि पिछड़ा और दलित की बड़ी गोलबंदी भाजपा वाली सीटों पर भाजपा के खिलाफ कर दे। तो बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से बिहार में बेहद चुनिंदा सीटों पर इस बार योगी आदित्यनाथ का विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होगा, ये अब करीब करीब तय हो चुका है। और बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक फैसला लिया जाएगा, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद महज 15-16 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने भी जाना है। और अब वो परिस्थितियां नहीं है जो 2022 में थी, वो परिस्थितियां भी नहीं है जो 2019 या 2017 या 2014 में थी। अब ब्रांड की राजनीति है, ब्रांड आपस में टकरा रहे हैं। चुनावी हिंदुत्व के ब्रांड में एक मोदी भी है जो पिछड़ा वर्ग के हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग के सामाजिक न्याय वाली धारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और आज भी अगर ओबीसी या ईबीसी वर्ग के बीच देखें तो हिंदुत्व से ज्यादा मोटी लकीर सामाजिक न्याय की राजनीति खींचती हुई नजर आती है। योगी आदित्यनाथ ब्रांड हिंदुत्व की राजनीति तब तक कर रहे थे जब तक लाभार्थी चेतना की चाशनी में लपेटकर हिंदुत्व की राजनीति सफलतापूर्वक चल रही थी। जैसे ही ये राजनीति संविधान बचाओ और जाति गणना के मुद्दे पर आकर के सिमटते हुई नजर आई, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर भले ही बने हुए हों, चुनावी हिंदुत्व के एक चेहरे भले ही बने हुए हों, लेकिन एक ठाकुर नेता के तौर पर उनकी पहचान उससे बड़ी लकीर खींच गई या खिंचवा दी गई, या उनकी अपील कम करने के लिए खुद उन्होंने भी अपनी तरफ से राजनीतिक तौर पर कुछ ऐसे काम किए जिस वजह से हालात बने। इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। एक सामान्य सी धारणा यह जरूर है कि 1990 के बाद के भारत में, मंडल आयोग के बाद के भारत में जनरल कैटेगरी से आने वाला, सामान्य वर्ग से आने वाला कोई भी राजनेता कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलकर देश के सर्वोच्च पद की आकांक्षा नहीं रख सकता। जिसकी आबादी 10-15% हो सामान्य वर्ग की,
वो कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलकर एक व्यापक हिंदुत्व और हिंदू एकता कराकर चुनाव में कामयाब हो जाएगा, इसकी गुंजाइश दिखाई नहीं देती। नरेंद्र मोदी का चुनावी हिंदुत्व 2014 में इसलिए कामयाब हुआ, 2019 में राष्ट्रवाद के साथ एक चुनावी कॉकटेल बनाकर इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने साथ वो तकिया कलाम भी जोड़कर चला था कि मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, मैं नीची जाति का हूं। ये सब बोल नरेंद्र मोदी के मुंह से निकल रहे थे। ये बोल निकालने की स्थिति में योगी आदित्यनाथ नहीं है। तभी सबने देखा होगा कि राम मंदिर आंदोलन के नायक लाल कृष्ण आडवाणी जो सामान्य वर्ग से ही आते थे, जनरल कैटेगरी से ही आते थे, उन्हें राम से जिन्ना तक का सफर तय करने के लिए भारत की सामाजिक परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया था। यह अलग बात है कि जिन्ना तक पहुंचने के बावजूद प्रधानमंत्री पद उनके हाथ नहीं आ पाया। आज के हालात में भारतीय जनता पार्टी को कई सारे मोर्चों पर चुनाव लड़ना है। बिहार में प्रशांत किशोर बीजेपी की स्थिति खराब कर रहे हैं। उनकी सीटों से लेकर उनके नेतृत्व तक उनको परेशान कर रखा है। नीतीश कुमार का कोर वोटर चिराग मॉडल का राजनीतिक बदला नहीं लेगा, पक्के तौर पर इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। कोई नहीं कह सकता क्या करेगा। और एक फेज में चुनाव की बात जो कही जा रही है, उसके पीछे असली कारण क्या है? उसके पीछे असली कारण है कि एक फेज की बातें, किस समुदाय ने वोट दिया, किस समुदाय ने नहीं दिया, किस समुदाय ने, सोसाइटी के किस सेक्शन ने जाकर के भीतर घात किया गठबंधन के अंदर, ये मैसेज दूसरे फेज तक ना पहुंचे। इसलिए एक फेज में चुनाव कराने की बातें कही जा रही है। और एक फेज में बिहार में चुनाव कराने के लिए आज आयोग के प्रतिनिधिमंडल से जब पटना में राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल मिला, तो भारतीय जनता पार्टी की एक फेज के ऊपर जो जिद थी, एनडीए की एक या दो फेज के अंदर जो जिद थी, उसके मायने समझे जा सकते हैं। जेपी नड्डा का उत्तराधिकार, बिहार चुनाव का नतीजा, उत्तर प्रदेश बचे बिना दिल्ली नहीं बचेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मजबूरी। भारतीय मध्य वर्ग का पिछले 11 साल की आर्थिक नीतियों से इंडियन मिडिल क्लास में जो दूरी भारतीय जनता पार्टी से बनी है, जॉबलेस ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट अघोषित तौर पर ही सही इस देश की जनता के बीच पहुंचता जा रहा है, उसने एक तरफ अर्थव्यवस्था के टर्शियरी सेक्टर के ऊपर यानी तृतीय क्षेत्र सर्विस सेक्टर के ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ 5 किलो राशन वाली व्यवस्था ने इस राशन को भी जनता के भीतर जो उसकी पॉलिटिकल अपील थी, उसको 2019 से आगे नहीं बढ़ने देने की बुनियाद भी रख दी। सियासत में ऐसा होता है। राशन कार्ड कांग्रेस पार्टी के जमाने में आया, जब तक उसका फायदा कांग्रेस को मिलना था मिला। ठीक इसी तरीके से आप देखें, रमन सिंह को क्या हुआ, चावल वाले बाबा कहते थे, पैकेट में राशन घर घर पहुंचता था, सील पैक राशन। उस सील पैक राशन ने क्या किया, उस सील पैक राशन ने 2 चुनाव तो जितवा दिए, तीसरे चुनाव तक रमन सिंह के उस पैकेट वाले चावल बाबा ब्रांड का राजनीतिक बाजा बज गया। नवीन पटनायक के साथ भी यही हुआ। तो भला भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक का इंजेक्शन है जिससे भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को चुनावी हिंदुत्व के दायरे में सोचने पर अब भी विवश कर देगी? इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर आमूल चूल परिवर्तन की मांग भी बढ़ती जा रही है। नागपुर और दिल्ली के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर सहमति नहीं बन रही। दिल्ली और गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं एक दिशा में सोचने के बावजूद लखनऊ और मुंबई की महत्वाकांक्षा को दबा नहीं पा रहे, और लखनऊ और मुंबई की महत्वाकांक्षा को राजनीतिक मजबूरियों के सहारे दबाने की परिस्थितियां बिहार चुनाव के बाद ही बन सकती है, न कि बिहार चुनाव के पहले बन सकती है। चुनाव के पहले कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करता, कोई राजनीतिक प्रयोग नहीं करता, नफा नुकसान को देखकर फैसले लेता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य की सम्राट चौधरी की मौजूदगी के बावजूद बिहार में चुनाव प्रभारी बनाकर ड्यूटी लगाया जाना, आप क्या समझते हैं? केशव प्रसाद मौर्य को इसके लिए तो तैयार नहीं किया जा रहा कि बिहार चुनाव में नतीजा लाकर दीजिए, उत्तर प्रदेश की गद्दी आपका इंतजार कर रही है, या भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद आपका इंतजार कर रहा है। सम्राट चौधरी और केशव मौर्य एक ही समुदाय से आते हैं। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है बिहार में, अमित शाह गृह मंत्री के बहुत करीबी हैं, गुजरात लॉबी के करीबी बताए जाते हैं। फिर उन्हीं के समुदाय के दूसरे नेता की जरूरत उस बिहार में क्यों पड़ी जिस बिहार में नीतीश कुमार ने अपने पीक के दौर में जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने यह कहकर नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव के लिए आने नहीं दिया
कि एक मोदी यानी सुशील मोदी तो पहले से मौजूद है, दूसरे मोदी की क्या जरूरत है? तो जब बिहार में एक मौर्य मौजूद है, आज दूसरे मौर्य को यूपी से क्यों भेजा जा रहा है? आसानी से समझा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है। और इस पूरे खेल को समझने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। चुनाव का ऐलान तो बिहार में अगले 2-4 दिनों में हो जाएगा। अगले 40-45 दिनों में चुनाव भी खत्म हो जाएगा। लेकिन असल खेल नायडू नीतीश की राजनीतिक पॉलिटिकल बार्गेनिंग, नायडू नीतीश और इंडिया गठबंधन के बीच एक गुंजाइश बनने की संभावना और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक अलग तरह की गुंजाइश बनने की संभावना, ये दोनों समानांतर रूप से नवंबर के आखिरी सप्ताह से चलती हुई दिखाई देगी। तो उस पूरी स्क्रिप्ट को देखने के लिए तैयार हो जाइए और देखते जाइए बिहार चुनाव के बाद आखिर होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।